Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are standard deviation and variance, coefficient of standard deviation and variation, ratio of quartile deviation, standard deviation and mean deviation, plus population variance and sample variance. So moving on to our very first slide. देखिए हमने जो है काफ़ी सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टडी किए, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसमें से लास्ट जो हमने स्टडी किया दैट इज मीन डेविएशन. सो मीन डेविएशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसमें हम एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम द मीन ले रहे हैं. इट मीन्स वी आर इग्नोरिंग द साइंस. सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उससे भी बेटर मेजर है ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन. स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ किया जाने वाला मेजर है फॉर कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन वैल्यूज़. सो स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जिनको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे और फिर जो है क्वेश्चंस लगा के देखेंगे. तो सबसे पहला द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज एक्चुअल मीन मेथड. सो एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. और स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. दिस सिंबल इज नोन एज सिग्मा. यहां पर सिग्मा x minus x bar, so this stands for summation. X means the actual values of the data set minus x bar means the actual mean value. तभी इस मेथड का नाम actual mean मेथड है क्योंकि हम डेविएशन जो है वो actual mean value से ले रहे हैं. इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. फिर इस पूरे की रूट ले लेनी है. अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n. ठीक है, तो ये जो है एक्स स्क्वायर इसको कैसे लिख दिया, ये एक्चुअल में स्मॉल x है. ये जो पूरा है x माइनस एक्स बार ये कैपिटल X लेटर्स है. सो x माइनस एक्स बार कैन बी रिटन एज इक्वल टू स्मॉल x. तो इस पूरे ब्रैकेट को आप स्मॉल x के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो तभी यहाँ पे लिख दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो सिंबल है जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा. ठीक है, और ये जो है इसको भी हम सिग्मा बोलते हैं, बट दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन मीन्स सम टोटल. अच्छा, फिर देखिए अनदर फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड. सो द फॉर्मूला इज रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल का स्क्वायर. अब यहाँ पे d स्टैंड्स फॉर डेविएशन. अब यहाँ पर हम डेविएशन जो है वो किससे लेंगे, अज्यूम्ड मीन से लेंगे, तभी इस मेथड का नाम अज्यूम्ड मीन मेथड है या शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं. सो d स्टैंड्स फॉर x माइनस a मीन्स अज्यूम्ड मीन. सो यही मेन डिफरेंस है दोनों मेथड्स में. ऊपर हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस ले रहे हैं और अज्यूम्ड मीन मेथड में हम अज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लेंगे. फिर है लास्ट वन मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा, मतलब द एक्चुअल वैल्यूज गिवन इन द डाटा सेट, द एक्चुअल एक्स वैल्यूज. सो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका रूट ले लेना है. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन एक्स बार मीन्स मीन का स्क्वायर. क्यों, क्योंकि ये जो सिग्मा एक्स अपॉन एन है ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन. तो ये किसका फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है. तो इसको रिप्लेस करके हम डायरेक्टली यहाँ पे मीन भी लिख सकते हैं. सो दीज आर द फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन. अब इसकी जो है डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं. द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन of the squared deviations from the mean is called standard deviation. So how to interpret it? देखो क्या करना है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, लेकिन स्क्वायर रूट जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेनी है, ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट शुड बी कंसिडर्ड. अरिथमेटिक मीन है, ठीक है. देखो अरिथमेटिक मीन तो है फर्स्ट वाला, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, द फर्स्ट फॉर्मूला एक्चुअल मीन मेथड वाला, ये देखना है. सो अरिथमेटिक मीन समेशन डिवाइडेड बाय n. हम सम टोटल कर रहे हैं वैल्यूज का और फिर उसको n से डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स से. इट मीन्स वी आर टेकिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ समथिंग. लेकिन हम किस चीज का अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं, ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन. डेविएशंस फ्रॉम द मीन x माइनस एक्स बार, आप x वैल्यूज में से मीन की वैल्यू माइनस कर करके देख रहे हैं. तो ये डेविएशन वैल्यूज है और इनका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं. सो स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस. इस तरीके से जब भी फॉर्मूला जो है लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो पीछे से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होता है. स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द मीन, मीन वैल्यू से डेविएशन लिया उसका स्क्वायर कर दिया, उसका क्या है अरिथमेटिक मीन है, यानी कि सम टोटल समेशन डिवाइडेड बाय n.
उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, एंड ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट शुड बी कंसिडर्ड। फिर देखिए वेरिएंस जो है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट जस्ट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो वो वेरिएंस कहलाएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के जो भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो वेरिएंस बन जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बस क्या होगा, सारे फॉर्मूला में से रूट हट जाएगी, दैट्स इट। अब बात करते हैं कि मैंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेजर है, कहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिस्क इन वेरियस फील्ड्स, चाहे फाइनेंस की फील्ड हो, चाहे स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे जो है आपका मेडिकल फील्ड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स रिस्क। बट यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये वेरिएबिलिटी, स्कैटर्डनेस ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये रिस्क को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट्स से यू आर एन इन्वेस्टर, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यू हैव द ऑप्शन कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, म्यूचुअल फंड्स में लगा लो, एफडीज में लगा लो, एंड ऑल दैट ऑप्शंस यू हैव। सो लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो जो है आपको बोला गया है कि ऑन एन एवरेज, जो ब्रोकर है उसने बोला भाई ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न आता है। वहीं अगर बैंक में एफडी या प्रोविडेंट फंड में आप पैसा लगाएं तो ऑन एन एवरेज 6-7% का रिटर्न मिल जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो बैंक में आप एफडी या म्यूचुअल फंड एफडी या प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे बैंक में, इसमें ये 6-7% का जो रिटर्न आएगा ये फिक्स्ड है। बैंक ने आपको बोल दिया 6% तो 6%, 6.5% तो 6.5%, जो बैंक का रेट है आपको वो मिलेगा, किसी प्रकार का कोई डेविएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रकार से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो गई, इसमें रिस्क नहीं है, इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। और म्यूचुअल फंड का कभी भी ऐड देखना, ऐड आता है तो ऐड में भी स्पेसिफिकली बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क है। और ये रिस्क है क्या, ये रिस्क इस बात का रिस्क होता है कि ऑन एन एवरेज तो 12% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन लेट्स से जब मुझे पैसा चाहिए हुआ और मैं अपने म्यूचुअल फंड्स बेचना चाहती हूँ, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई या मार्केट नीचे है, तो हो सकता है मुझे 12% का रिटर्न नहीं मिले, 8, 9, 10 या हो सकता है 5-6% का ही रिटर्न मिले। तो यानी कि इस केस में रिटर्न क्या है, रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, रिटर्न इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं रिटर्न जो है उसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है। ऑन एन एवरेज हमें बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न मिलता है, बट जिस टाइम पे हमें म्यूचुअल फंड्स बेचने हैं, हम पैसा निकालना चाहेंगे, उस टाइम पे वी डोंट नो कि स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स की जो मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से हमें हमारा रिटर्न, हमें हमारा पैसा मिलेगा। सो होने को तो 12 से बढ़ के 14% का रिटर्न भी मिल सकता है अगर स्टॉक मार्केट पीक पे है तो। और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है या कोई प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट्स में, तो उस केस में बहुत नीचे भी जा सकता है हमारा रिटर्न। तो इस केस में रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, रिटर्न क्या है, वेरिएबल है। रिटर्न ऊपर भी जा सकता है, रिटर्न की वैल्यू नीचे भी आ सकती है। सो रिटर्न्स में ये जो वेरिएबिलिटी होती है, यही तो एक इन्वेस्टर का रिस्क होता है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर कर रहा है डेविएशन, स्कैटर्डनेस, स्प्रेड, और फॉर्मूला में भी देखो बेसिक फॉर्मूला x माइनस एक्स बार। मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू, और x जो है डाटा सेट की एक्चुअल वैल्यूज। आप एक्चुअल वैल्यूज का मीन वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं, तो आप वेरिएबिलिटी ही तो चेक कर रहे हो कि कितना स्प्रेड है डाटा में, कितना स्कैटर्डनेस है, जो वैल्यूज है वो एक्चुअल मीन वैल्यूज के साथ कितना डिफरेंस रखती है, वही तो चेक कर रहे हो। सो स्टैंडर्ड डेविएशन से आप वेरिएबिलिटी चेक करते हो, और फाइनेंस में रिटर्न्स में जो वेरिएबिलिटी हो सकती है वही इन्वेस्टर का रिस्क होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क। इसीलिए प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है रिस्क को मेजर करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबिलिटी और रिस्क कैसे कनेक्टेड है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहले पढ़ा वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए था, फ्रीक्वेंसी नहीं थी जिसमें। अब ये जो है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम ही मेथड से, बस एफ वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड हो जाएगी फॉर्मूलाज में। सो एक्चुअल मीन मेथड, या जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, वो था सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और इसका रूट। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा f।
फिर है मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा, जब हम एक्चुअल एक्स वैल्यूज लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होल का स्क्वायर, इसकी रूट ले लेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल का स्क्वायर, जहां पे डी यानी कि डेविएशन वैल्यूज क्या होंगी, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, और इस पूरे का रूट ले लेना है। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इस पूरे का होल का स्क्वायर, फिर इस पूरे का रूट ले लेना है। फॉर्मूला सेम वही है जो अज्यूम्ड मीन मेथड में था, सिर्फ डेविएशन लेने का तरीका बदल जाता है। यहां पर डेविएशन वैल्यू होगी x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय c, और क्योंकि हम यहां पर c से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए फॉर्मूला में फिर हम c से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, ये जो आप c से मल्टीप्लाई कर रहे हो ये चीज रूट के अंदर नहीं आएगी, ये रूट के बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर है ये चीज। सो दीज आर द 4 फॉर्मूलाज। अब हम जो है क्वेश्चंस लगाएंगे और हर एक मेथड से हम लगा के देखेंगे सो दैट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। पहले इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है हमको, ये एक्स वैल्यूज दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे, मीन निकालेंगे एक्स बार। सो द सम टोटल ऑफ एक्स वैल्यूज इज 42, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 6, 42 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 7 इज द मीन। एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2 माइनस मीन वैल्यू दैट इज 7, 2 माइनस 7 इज माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 25, 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर 1। इस तरीके से सारी डेविएशन वैल्यूज लेके उनका स्क्वायर कर देना है। फिर इनका सम टोटल करेंगे, समेशन लेंगे। सो इसका समेशन आया 70। नाउ सिंपली पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इस पूरे का रूट। सो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन क्या आया 70। सो 70 डिवाइडेड बाय एन वैल्यू, एन वैल्यू क्या है 6, नंबर ऑफ आइटम्स है 6, ये आ जाएगा अपना सॉल्व करके 3.42। सो ये तो था एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू या डायरेक्ट मेथड कह लीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, दूसरी बात, आप किसी भी फॉर्मूला से क्वेश्चन लगाएंगे आंसर सेम ही आएगा। मैंने क्वेश्चन सेम रखा है, मैं मेथड चेंज करती जा रही हूँ, आंसर सेम ही आएगा सारे केसेस में। सो देखिए, एक्स वैल्यूज अगेन गिवन टू अस। अब जो है यहाँ पर हमने क्या किया, डेविएशन लिया, और ये हम अज्यूम्ड मीन मेथड या कह लीजिए शॉर्टकट मेथड के थ्रू क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन लेंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया 6 को अपना मीन, सो 6 इज द अज्यूम्ड मीन। अनदर थिंग दैट यू मस्ट नोटिस इज, ये जो सीरीज है ये क्या दे रखी है, 2 4 8 6 10 12, क्या ये सीरीज ऑर्डर में है, नहीं, ये सीरीज ऑर्डर में तो नहीं है। देखो 2 4 फिर 8 आ गया फिर 6 आ गया, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें जो है सीरीज को ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी निकाला जा सकता है। So deviation values from assumed mean x minus 6. So 2 minus 6 minus 4, 4 minus 6 minus 2, 8 minus 6 2, 6 minus 6 0 and so on. इस तरीके से deviation values निकालेंगे, फिर इनका स्क्वायर कर देंगे। So minus 4 का स्क्वायर 16, minus 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0 and so on. अब ये हमारा समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया 76 और समेशन ऑफ डी वैल्यूज आया 6। फॉर्मूला में पुट करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड वाले फॉर्मूला में, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर है 76 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 6 माइनस सिग्मा डी अपॉन एन, इस पूरे का होल स्क्वायर। सो सिग्मा डी जो है वो आया है 6 और नंबर ऑफ आइटम्स भी कितने हैं 6, इस पूरे का होल का स्क्वायर और इस पूरे का ले लेना है रूट। सो ये 6 और 6 कैंसिल होके कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1। सो 76 बाय 6 माइनस 1, सो 76 बाय 6 माइनस 1 इस तरीके से आएगा। सो ये हो जाएगा 76 माइनस 6 बाय 6 दैट इज 70 बाय 6। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 70 बाय 6 होगा, ठीक है। सो रूट 70 बाय 6 विच वुड बी इक्वल टू 3.42। सो द सेम आंसर दैट वी गॉट थ्रू फर्स्ट मेथड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So method 3, taking assumed mean as 0। अच्छा, assumed mean अगर हम 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब हम एक्चुअल डाटा का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई हम डेविएशन लेते थे, डेविएशन में हम क्या कर रहे थे x माइनस assumed mean। तो अगर हम x माइनस 0 लेंगे
ठीक है, तो हम x वैल्यूज में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, खुद x वैल्यूज ही तो बचेंगी। ठीक है, सो बेसिकली दोनों तरीके से बोला जा सकता है, या तो ये कह लो कि आप अज्यूम्ड मीन 0 ले लो, या कह लीजिए कि आप एक्चुअल डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये है x वैल्यूज का सम टोटल 42, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। सो सिग्मा x स्क्वायर 364, simply putting the values in the formula. So sigma x square is 364 divided by number of items 6 minus sigma x that is 42 divided by n that is 6 इस पूरे का स्क्वायर। ये आया 70 by 6 इसका रूट, that would be equal to 3.42. Moving on to next slide. So the last method is taking 2 as a common divisor or factor, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड की बात करी जा रही है यहाँ पर। सो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा जो डेविएशन लेने का तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम जो है डेविएशन का फॉर्मूला क्या रखते हैं, x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय h या c कह लीजिए। h या c का मतलब होता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, लेकिन यहाँ तो क्लास इंटरवल दे ही नहीं रखे हैं, ये तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। अच्छा, दूसरी बात, ये इंडिविजुअल सीरीज अरेंज्ड नहीं है, तो पहले मैं आपको अरेंज करके दिखाती हूँ एक बार। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, अगर हम जो है ऑर्डर में अरेंज करें तो ये होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। वैसे तो ज्यादातर इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि h वैल्यू कहाँ से लाओगे, क्लास इंटरवल तो है ही नहीं। बट यहाँ इस स्पेसिफिक केस में जो डिफरेंस है x वैल्यूज का वो कॉमन है, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, तो ये जो गैप है क्योंकि ये कॉमन है 2 है, इसीलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डेविएशन वैल्यू क्या होगी, x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय h। सो h वैल्यू गैप इज ऑफ 2, तो h वैल्यू 2 हो गई और अज्यूम्ड मीन आपने 4 ले लिया। सो 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज माइनस 1, 4 minus 4 that is 0, 8 minus 4 that is 4 divided by 2 that is 2। सो ये इस तरीके से डेविएशन वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम डेविएशन वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे। सो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन। समेशन ऑफ डी स्क्वायर वैल्यूज इज 31 एंड समेशन ऑफ डी वैल्यूज इज 9। फॉर्मूला में सिंपली वैल्यूज पुट करिए, सिग्मा डी स्क्वायर 31 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 6 माइनस सिग्मा डी दैट इज 9 sorry so sigma d that is 9 divided by n number of items that is 6 और इस पूरे का स्क्वायर। बस स्टेप डेविएशन मेथड में क्योंकि हमने डेविएशन निकालते टाइम नीचे h से डिवाइड किया था, हम फॉर्मूला में h से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो h यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, बिटवीन द x वैल्यूज दैट इज इक्वल टू 2। सो इनटू 2 कर देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो 2 है ये रूट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है इज इक्वल टू रूट 2.92 इंटू 2, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट इट इक्वल टू 3.42। सो इस तरीके से जो है स्टेप डेविएशन मेथड से भी किया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने अलग से नहीं दिखाए हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, हम मिड वैल्यू निकालेंगे, और जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक तरीके से समझ लो हमको डायरेक्टली एक्स वैल्यूज दे रखी होती है, बाकी प्रोसीजर फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। सो एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे। सो 1 और 3 के बीच में मिड वैल्यू 2, 3 to 5 के बीच में 4, 5 to 7 के बीच में 6 और 7 to 9 के बीच में 8। ये आ गई मिड वैल्यूज। f इंटू एक्स करेंगे, सो 42 80, 34 120, 26 120, 10 8 80। सो द सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड x वैल्यूज इज 400। सबसे पहले एक्चुअल मीन निकालेंगे। सो एक्चुअल मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स यानी कि 400 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज 100 इज इक्वल टू 4। अब हम डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम द मीन वैल्यू। सो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सो 2 माइनस 4 दैट इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0, 6 माइनस 4 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 माइनस 4 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16।
अब हम जो है ये x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज. सो 40 इंटू 4 दैट इज 160, 30 into 0 is 0, 20 into 4 is 80, 10 into 16 is 160, taking sum total of these values is equal to 400. आप सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ विच इज इक्वल टू 100. ठीक है, 400 बाय 100 इज 4 का रूट लेंगे, ये आ गया 2. सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल सॉल्व इट थ्रू अज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, सो अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे लिया है 2, बाकी एफ वैल्यू, मिडिल वैल्यू और क्लास इंटरवल सेम है. सो यहाँ डेविएशन निकालना है, हमने अज्यूम्ड मीन लिया है 2. सो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 8 माइनस 2 इज 6. ये आ गई डेविएशन वैल्यूज. देन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन वैल्यूज. So 40 into 0 is 0, 30 into 2 is 60, 20 into 4 is 80 and 10 into 6 is 60. Then d square करना है डेविएशन स्क्वायर, तो 0 का 0, 2 2s are 4, 4 into 4 16, 6 into 6 36. Then frequency values multiplied by deviation square values. So 40 into 0 is 0, 30 into 4 is 120, 20 into 16 is 320 and 10 into 36 is 360. Now the summation of product of frequency and deviation square values is 800. Putting the values in the formula, so sigma fd square is 800 divided by n values, यानी कि total of frequency which is 100 minus sigma fd summation of product of frequency and deviation values which is 200. So 200 divided by total of frequency that is 100 इस पूरे का स्क्वायर और फिर पूरे का ले लेना है रूट. सो ये 800 by 100 ये आया 8, 200 by 100 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, सो 8 minus 4 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर रूट दैट वुड बी इक्वल टू 2. सो इस तरीके से अज्यूम्ड मीन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमेशा क्या करना चाहिए, जिस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले वो वाला फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, फिर देखो कि उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको जो है टेबल में क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो जैसे सबसे पहले डी स्क्वायर और फिर डी स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, डेविएशन वैल्यूज और डेविएशन वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. सो इस तरीके से फॉर्मूला से देखना चाहिए कि हमको क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, फॉर्मूलाज में जो नोटेशन है उनको सही तरीके से रीड और इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, जब ये लिखा हुआ है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, तो हम जो है फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं करेंगे. डी स्क्वायर, तो पहले डी का स्क्वायर होगा, पहले डेविएशन का स्क्वायर होगा, फिर वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा और फिर उनका समेशन लेना है. ऐसे ही यहां पर लिखा है सिग्मा एफ डी और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है 2, तो इस केस में पहले हम फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करेंगे, f इंटू डी करेंगे, फिर उसका समेशन लेंगे, फिर n से डिवाइड करेंगे, फिर पूरे का स्क्वायर होगा. सो फॉर्मूलाज को, नोटेशंस को ठीक प्रकार से रीड करना आना बहुत जरूरी है. These questions no doubt are lengthy as it is. उठा के तो MCQ based examination में ये question नहीं आएगा. तो क्या आ सकता है, आपको डायरेक्टली जो है सम टोटल ऑफ वैल्यूज दी जा सकती है. आपको FD स्क्वायर का टोटल दे दिया, आपको FD का टोटल दे दिया, n नंबर ऑफ आइटम बता दिए. अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके जो है आंसर निकालने को बोला जा सकता है. Another thing, मैंने बार बार बोला है, लैंग्वेज में रिटन फॉर्म में जब फॉर्मूला नहीं भी हो तो भी आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए. जैसे इसको क्या बोलेंगे, अगर ये जो 200 वैल्यू आई है इसको क्या बोलेंगे, ये सिग्मा एफ डी है, दिस इज सिग्मा एफ डी. तो इसको अगर थ्योरेटिकली मैं बोलूँ लैंग्वेज टर्म्स में तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन वैल्यूज. फ्रीक्वेंसी और डेविएशन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट आया उनके मल्टीप्लिकेशन पे उसका समेशन किया गया है. ऐसे ही एफ डी स्क्वायर का समेशन है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ. समेशन मतलब सम टोटल कर रहे हैं, किसका सम टोटल कर रहे हैं, प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू स्क्वायर्ड डेविएशंस. स्क्वायर्ड डेविएशंस का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके मतलब उनका प्रोडक्ट लेके उसका समेशन लेना है. सो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली सम टोटल वाली दी जा सकती हैं. आपको फॉर्मूला में पुट करके हो सकता है आंसर निकालने को बोला जाए.
Moving on to next slide. So the next we have where we can take assumed mean as 0. तो assumed mean 0 ले लो, तो डेविएशन वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 0, x वैल्यूज ही आ जाएंगी, तो यानी कि हम एक्चुअल डाटा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज वही है, ठीक है. डेविएशन निकालेंगे, x माइनस 0 करेंगे तो वो x वैल्यूज ही आएंगी. सो यानी कि एक्चुअल डाटा का ही इस्तेमाल करना है. सो फ्रीक्वेंसी इंटू x, 40 इंटू 2 80, 30 इंटू 4 120, 20 इंटू 6 120, and 10 into 8 that is 80. Sum total of fx values is 400. Then fx square, तो पहले x का स्क्वायर करेंगे, so 2 2 जा 4 and 4 into 40 160, 4 4 जा 16, 16 into 30 is 480, 6 into 6 that is 36, 36 into 20 720 and 8 8 जा 64, 64 into 10 that is 640. इसका सम टोटल करेंगे तो ये आया 2000. Now putting the values in the formulas, sigma fx square which is 2000 divided by n यानी कि frequencies का total which is 100 minus sigma fx that is 400 divided by n that is frequencies का total 100 और इसका square. फिर इस पूरे का रूट ले लेना है. So 2000 by 100 is 20, 400 by 100 बचा क्या 4 और 4 का square 16. So 20 minus 16 that is root 4 is equal to 2. Moving on to next slide and the last method. स्टेप डेविएशन मेथड से अब करते हैं इसी क्वेश्चन को. सो स्टेप डेविएशन मेथड में सिर्फ क्या होगा, डेविएशन लेने का तरीका चेंज हो जाएगा. सो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एंड एक्स वैल्यूज आर द सेम. डेविएशन का फॉर्मूला अब हमारा क्या होगा, एक्स माइनस अज्यूम्ड वैल्यूज डिवाइडेड बाय एच. सो अज्यूम्ड मीन हमने लिया है 6 और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल इज 2, 3 minus 1 2, 5 minus 3 2. सो x minus 6 यानी कि 2 minus 6. So 2 minus 6 is minus 4. Minus 4 divided by 2 is minus 2. 4 minus 6 is minus 2. Minus 2 divided by 2 is minus 1. 6 minus 6 is 0. 8 minus 6 is 2. 2 divided by 2 is 1. So ये आपके पास डेविएशन वैल्यूज आ गई. अब हम फ्रीक्वेंसी और डेविएशन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके FD निकालेंगे. So 40 into minus 2 is minus 80. 30 into minus 1 is minus 30. 20 into 0 is 0. 10 into 1 is 10. इस पूरे का सम टोटल लेंगे तो ये आएगा minus 100. Then डेविएशन स्क्वायर वैल्यूज. सो माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 और 1 का स्क्वायर 1. Then frequencies multiplied by square of deviation. So 40 into 4 160, 30 into 1 that is 30, 20 into 0 that is 0 and 10 into 1 that is 10. Summation of product of frequency and deviation square values that is 200. Putting the values in the formula, so sigma fd square divided by n. So sigma fd square की वैल्यू कितनी आई 200. So 200 divided by total of frequency that is 100 minus sigma fd की वैल्यू आई है minus 100. तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे minus 100 divided by n यानी कि total of frequencies that is 100 और इसका स्क्वायर ले लेंगे, बाद में पूरे का रूट लेना है. इनटू h, क्योंकि यहाँ पे हमने डेविएशन निकालते टाइम h से डिवाइड किया था, अब हम एंड में h से मल्टीप्लाई करेंगे. इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो h है ये रूट के बाहर आएगा. सो सॉल्व करने पे वी विल गेट इट इक्वल टू 2 ओनली, ये 2 के ही बराबर आएगा. अब बात करते हैं वेरिएंस की. हमने हर मेथड से जो है सारे चारों मेथड से हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देखा. अगर वेरिएंस निकालना हो तो क्या करेंगे, सो वेरिएंस निकालने के लिए सिंपली हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं. जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आए उसको स्क्वायर कर दो तो वो वेरिएंस बन जाता है. ठीक है, तो बहुत आसान है. यहाँ पर जो है वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4. अगर मैं वेरिएंस के फॉर्मूला की बात करूं तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन के जो भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उनका स्क्वायर कर देंगे. और क्योंकि इन सब फॉर्मूलाज में रूट लगी हुई है तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगी, बस इतना ही होगा. लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें कुछ खासियत है. इसमें यह है कि आप एंड में h से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस केस में जब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे यानी कि सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो किस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fd अपॉन n
का स्क्वायर into h स्क्वायर. दिस थिंग हैज टू बी नोटिस्ड, h स्क्वायर. जब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो और कुछ नहीं करना, सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो. आप स्टैंडर्ड डेविएशन के किसी भी फॉर्मूला का स्क्वायर करोगे तो क्योंकि हर फॉर्मूला में स्क्वायर रूट लगी हुई है, सिंपली स्क्वायर रूट हट जाएगी. लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड वाले फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के बाहर भी एक वैल्यू आती है जो कि है h. तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे पोर्शन से तो रूट हटेगी और ये हो जाएगा h स्क्वायर. तो ये बनेगा स्टेप डेविएशन मेथड से वेरिएंस का फॉर्मूला. बाकी के केसेस में सिर्फ और सिर्फ रूट हटेगी क्योंकि उनमें जो है किसी प्रकार से h का कोई मल्टीप्लिकेशन है नहीं, रूट के बाहर कोई वैल्यू है नहीं, सब रूट के अंदर है, तो सिंपली रूट हट जाएगी वेरिएंस के फॉर्मूला में. बट इस वाले केस में इंटू h स्क्वायर होगा जब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे. So I hope all these concepts are clear. ये तो थे lengthy questions. Now moving on to next slide. अब बात आती है एक्चुअल में कुछ समझाने की. अभी तक तो सिंपली फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया. अब हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को. जैसे हमने कंबाइंड मीन निकालना सीखा था कि अगर दो अलग अलग सीरीज दे रखी हैं, दोनों में नंबर ऑफ आइटम्स पता है, दोनों की मीन वैल्यूज दे रखी है, तो आप दोनों सीरीज का कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं. वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला जा सकता है और ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्लस पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन का एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो देखिए यहाँ पे दो सीरीज है. फर्स्ट सीरीज में 30 आइटम, सेकेंड सीरीज में 50 आइटम. फर्स्ट सीरीज का मीन है 23, सेकेंड सीरीज का मीन है 45. फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 8 और सेकेंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12. ठीक है. कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ये सिग्मा 1 2 मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज. सो स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज. फॉर्मूला क्या है? रूट. अगर वेरिएंस निकालना हो तो याद रखना फॉर्मूला का स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगी. सो फॉर्मूला है रूट. ठीक है. n1, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज, ब्रैकेट में सिग्मा 1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट सीरीज का वेरिएंस, या कह लो कि फर्स्ट सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, एक ही बात है, कुछ भी बोलो, प्लस डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस n2 नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकेंड सीरीज, ब्रैकेट में वेरिएंस ऑफ सेकेंड सीरीज, या कह लीजिए सेकेंड सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, प्लस डेविएशन ऑफ सेकेंड सीरीज का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज. इस पूरे को डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 वैल्यूज से. तो अच्छा, डेविएशन कैसे निकालें भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन हमको ये दे रखा है, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये वेरिएंस आ जाएगा. n1 n2 की वैल्यू दे रखी है, बचा क्या? ये डेविएशन. ये डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम कंबाइंड मीन निकालते हैं. सो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम कंबाइंड मीन निकालेंगे. सो n1 30, नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज 30, पहली सीरीज की मीन वैल्यू कितनी है? 23, ये हो गया, प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकेंड सीरीज 50 और सेकेंड वाली सीरीज की मीन वैल्यू कितनी है? 45. सो 23 पहले वाले की थी, 45 सेकेंड वाली सीरीज की है, तो ये हो गया 50 इंटू 45 divided by n1 plus n2, that is 30 plus 50. On solving it, we will get 36.75. So 36.75 is the combined mean x bar 1 2. It is the combined mean of both the series. अब डेविएशन कैसे निकालते हैं? देखो, फर्स्ट सीरीज का डेविएशन निकालना है तो जो कंबाइंड मीन है उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली सीरीज का मीन. सो कंबाइंड मीन 36.75 माइनस फर्स्ट वाली जो सीरीज है उसका मीन 23, ये आ गया डेविएशन वैल्यू. और क्योंकि फॉर्मूला में डेविएशन का स्क्वायर लेना है तो हम यहीं पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 189.06. ऐसे ही सेकेंड सीरीज का डेविएशन जब फाइंड आउट करना है तो कंबाइंड मीन वैल्यू लेंगे माइनस जो सेकेंड सीरीज का इंडिविजुअल मीन होगा उसको माइनस कर देंगे. सो 36.75 कंबाइंड मीन माइनस सेकेंड सीरीज की जो मीन वैल्यू है 45, इसका डिफरेंस ले लेंगे. और क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर लेना है डेविएशन का तो यहीं पे इस डिफरेंस का स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 68.06. तो अब हमारे पास फॉर्मूला में जो भी आइटम्स लिखे थे सबकी वैल्यूज आ गई हैं. सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी इक्वल टू n1 दैट इज 30. ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में इसी तरीके से पहले लिख लो, फिर ओपन कर लेना, और चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो. सो n1 इंटू वेरियंस ऑफ फर्स्ट सीरीज. सो n1 इज 30 एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट सीरीज क्या होगा? 8 का स्क्वायर. सो 30 इंटू 8 का स्क्वायर. तो क्या किया है?
पहले ये लिखा है फिर ये लिखा है n2 इंटू वेरियंस ऑफ सेकेंड सीरीज का स्क्वायर. सो n2 इज 50 इंटू सेकेंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12 का स्क्वायर होगा वेरियंस दैट इज 24. सो 50 सॉरी नॉट 24 144 12 का स्क्वायर 144. सो 50 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस फिर करेंगे n1. देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n1 में एक बार वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा एक बार डेविएशन से मल्टीप्लाई होगा. सो नाउ n1 इंटू डेविएशन स्क्वायर. सो n1 30 इंटू पहले वाला डेविएशन स्क्वायर 189.06. इधर n2 इंटू वेरियंस तो लिख लिया था फिर n2 इंटू सेकेंड डेविएशन का स्क्वायर. सो n2 50 इंटू सेकेंड सीरीज के डेविएशन का स्क्वायर 68.06 divided by n1 plus n2 30 plus 50. Solving it we will get combined standard deviation as equal to 15.08. जरूरी नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा आप वैसे लिखो, आप चाहो तो डायरेक्टली एज इट इज लिखो, n1 लिखो फिर ब्रैकेट में वेरिएंस लिखो फर्स्ट सीरीज का, फिर डेविएशन लिखो, डेविएशन का स्क्वायर लिखो फर्स्ट सीरीज का, वैसे भी कर सकते हो. कैलकुलेशन इज इन योर हैंड्स एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को बॉड मास के रूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. और इसी वजह से मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिकली. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ कम्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. अभी तक फॉर्मूला थे, नाउ कम्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहाँ पे दिमाग लगाना है, कुछ समझना है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप में एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है एंड वी नो दैट द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज ऑलवेज विद यूनिट्स. इसीलिए जब हम दो सीरीज का कंपैरिजन करना चाहें, दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स का कंपैरिजन करना चाहें, तो हम एब्सोल्यूट मेजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव मेजर का. सो अभी तक जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पढ़ रहे थे वो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं. सो हम उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो वो रिलेटिव मेजर कहलाएगा, रिलेटिव मेजर बन जाएगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है व्हेन वी नीड टू कंपेयर. सो ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने. कार्ल पियर्सन, अब आगे के चैप्टर्स में इनका बहुत नाम आपको सुनने को मिलेगा. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा. ठीक है, it means the uniformity in the values of the data or the distribution from the arithmetic mean. तो भाई हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम डिस्पर्जन, हम स्प्रेड मेजर कर रहे हैं. हम मेजर कर रहे हैं कि वैल्यूज जो है कितनी फैली हुई हैं, कितना स्प्रेड है उनमें, या वो क्लस्टर करती हैं आपस में, बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, कंसिस्टेंट डाटा है. यही चीज़ हमको मेजर करनी है. और इस चीज़ को हम किस तरीके से मेजर कर रहे थे? जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हम एक एक्स वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं मीन वैल्यू के साथ. ठीक है, तो हम जो है वेरिएशन मेजर कर रहे हैं एक एक्स वेरिएबल की वैल्यू का स्टैंडर्ड मीन स्कोर के साथ, स्टैंडर्ड मीन वैल्यू के साथ. इस तरीके से हम जो है वेरिएशन मेजर कर रहे हैं. A distribution with a smaller coefficient of variation than the other is taken as more consistent. भाई coefficient of variation जितना ज़्यादा होगा मतलब वेरिएशन उतना ही ज़्यादा है, और कम वेरिएशन को अच्छा माना जाता है, ज़्यादा वेरिएशन को नहीं. जितना कम वेरिएशन होगा उतनी अच्छी बात है. सो जितना कम होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन उतना कम होगा, स्प्रेड उतना कम होगा, डाटा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा. सो स्मॉलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑलवेज प्रेफरेबल. सो देखिए कोएफिशिएंट्स निकालने कैसे हैं. सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. हमने पहले भी पढ़ा था कि एब्सोल्यूट मेजर को अगर रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा एब्सोल्यूट मेजर होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज वैल्यू से. यहाँ पे मीन से डिवाइड कर दिया है, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इनटू 100 कर देते हैं. वो इसलिए बिकॉज कंपैरिजन में परसेंटेजेस जो हैं उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता है. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते टाइम हम इनटू 100 भी कर देंगे. फिर देखिए, अब मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया है. देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी. दोनों ही कंपनीज का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 25 और 30. ठीक है, और ये जो दोनों कंपनीज हैं ये अपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना चाहती हैं. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने शब्द बोला क्वालिटी. अब क्वालिटी का क्या लेना देना है? माना कि स्टैंडर्ड डेविएशन से मैंने आपको समझाया कि रिस्क मेजर होता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वालिटी से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है. क्वालिटी इज इक्वल टू
रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तभी ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इनका जो है क्वालिटी चेक के टाइम भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने जो है एक फर्नीचर, एक टेबल ऑर्डर करी है और मैंने बोला है कि मुझे उस टेबल की थिकनेस जो है वो चाहिए है 8 इंच। 8 इंच की थिकनेस वाली टेबल मैंने मैन्युफैक्चर करने को बोली है और मैंने जो है 100 पीस ऑर्डर करे हैं। आई एम द कस्टमर, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, कंपनी ने 100 पीस बना लिए। अब कंपनी जो है चेक कर रही है कि भाई जितना मैंने बोला था टेबल जो है उसकी थिकनेस उतनी है कि नहीं है। सो उनका किसी किसी टेबल में तो एग्जैक्टली 8 इंच आ रहा है, किसी में 8.1 आ रही है, किसी में 8.2 आ रही है, किसी में 9 आ रही है, किसी में 7.8 आ रही है, किसी में 7.2 आ रही है, ऐसे। लेकिन कुछ टेबल्स ऐसी थी जिसमें जो है 11 इंच की थिकनेस आई, 12 इंच की थिकनेस आई। अब ये 11 इंच की थिकनेस, 12 इंच की थिकनेस, ये क्या हो गया, आउटलायर्स हो गए, एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई। मैं कस्टमर हूँ, मुझे 8 इंच की थिकनेस वाली टेबल चाहिए। 8 इंच की बजाय अगर 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, 8.5, 9 तक भी हो गया तो चलो काम चल जाएगा। लेकिन भाई 11-12 इंच की अगर आप थिकनेस की मुझे टेबल दे रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, ठीक है। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हुआ। अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा तो इस टेबल को जिस यूज़ के लिए, जिस उपयोग के लिए मैं बनवा रही थी, ये उस यूज़ में तो काम ही नहीं आएगा। तो यानी कि जितना ज़्यादा वेरिएशन है क्वालिटी उतनी खराब है, क्योंकि चीज़ में रिलायबिलिटी नहीं है। मैं कैसे रिलाय करूं, मैं कस्टमर हूं, आपने मुझे 100 पीस डिलीवर करे, मैंने बोला था 8 इंच की थिकनेस होनी चाहिए है, किसी टेबल की थिकनेस 8 इंच है, किसी की 8.1, 8.5, उतना वेरिएशन चलेगा। बट किसी की 11, किसी की 12, किसी की 15, तो मतलब मुझे जो टेबल्स डिलीवर किए गए उनमें जो है कंसिस्टेंसी नहीं है थिकनेस की, रिलायबल नहीं है मेरे लिए वो कंपनी, और कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को लो माना जाएगा उस केस में। सो याद रखना, प्रोडक्ट जो है रिलायबल तब माना जाता है जब वो कंसिस्टेंट हो, और ये जो कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी होती है यही क्वालिटी का मार्क होती है। ये तो मैंने फर्नीचर का केस लिया, आप फर्नीचर छोड़ो, आप अपना कोई भी FMCG प्रोडक्ट उठा लो, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उस पर जो लिखे हुए होते हैं, अगर वो इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं पड़े हो तो मतलब क्वालिटी ख़राब है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, आपने कोई टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट के ऐड में अक्सर बोलते हैं इसमें नमक है, इसमें नीम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपने नमक वाला टूथपेस्ट लिया, आपने टूथपेस्ट किया, उसमें नमक का टेस्ट आ रहा था एक्चुअल में, ठीक है। या मिंट वाला टूथपेस्ट लिया, उसमें मिंट का टेस्ट आ रहा था एक्चुअल में, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगा, रिफ्रेशिंग लगा। आपने दूसरी बार लिया, दूसरी बार भी मिंट का टेस्ट था, आपको बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग टूथपेस्ट लगा। आपने तीसरी बार लिया, उसमें मिंट का टेस्ट था ही नहीं। तो कंपनी ने शुरू शुरू में जब प्रोडक्ट निकाला तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्वालिटी बढ़िया रखी, ठीक है, और मिंट को जो है एज एन इंग्रेडिएंट अच्छी क्वांटिटी में डाला। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में फेमस हो गया तो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखे तो वही हुए थे लेकिन डालने कम कर दिए, तो आपको उस टूथपेस्ट का वो बेनिफिट ही नहीं मिला, और आपके मुंह में जो एक टेस्ट बैठा हुआ था, जब वो टेस्ट नहीं आएगा तो एज अ कस्टमर आप समझ जाओगे कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नहीं थी ना प्रोडक्ट में। पहली 2 बारी जब यूज़ किया तो इंग्रेडिएंट्स सही थे, फिर जब तीसरी बार यूज़ किया तो इंग्रेडिएंट वो वाले नहीं थे या कम मात्रा में डले हुए थे। यानी कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, सेम इंग्रेडिएंट नहीं डल रहे हैं या सेम क्वांटिटी में नहीं डल रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपके लिए वो क्वालिटी, आपके लिए जो है वो कंपनी अब रिलायबल नहीं रहेगी। आप बोलोगे बोलते कुछ हैं देते कुछ हैं, और उसकी क्वालिटी पे आपको शक होगा। सो याद रखना, आइटम जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे उतने ज़्यादा रिलायबल होंगे, वही क्वालिटी का मार्क है। आईफोन है, ठीक है, करोड़ों की मात्रा में वो फ़ोन मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। सो लेट्स से आईफोन का कोई एक मॉडल आया, आईफोन 14 आया, 15 आया, वट, तो जितने भी आईफोन 14 होंगे, ठीक है, उस मॉडल के जो स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स कस्टमर को बताए गए हैं वो फीचर्स हर उस मॉडल में प्रेजेंट होने चाहिए। आईफोन 15 के या आईफोन 14 जो भी मॉडल ले लो, उसकी जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं आइटम्स, सब में जो है वही स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स होने चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्वालिटी खराब है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मेजर ऑफ क्वालिटी, ऑलवेज रिमेंबर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कंपनी है 25, कंपनी बी 30, ठीक है। अब जो है हमें ये बताना है कि कौन सी वाली कंपनी जो है बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। अब एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा है, कंपनी बी का, यानी कि क्वालिटी किसकी खराब है, कंपनी बी की, और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी किसकी होगी, कंसिस्टेंसी किसकी होगी, कंपनी ए की।
सो हमारे हिसाब से तो फिलहाल क्वालिटी इसकी बेटर है, ठीक है। कंपनी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो मतलब वेरिएशन कम होगा पीसेस में, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर पीसेस स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, बेंचमार्क को पूरा कर रहे होंगे, क्वालिटी बेटर है, ठीक। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके मुझे ये बोलना चाहिए था कि कौन सी कंपनी के आइटम की क्वालिटी बेटर होगी? नहीं, वो गलत हो जाएगा, हम बोल ही नहीं सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके। कंपैरिजन करना है तो रिलेटिव मेजर निकालो, तो हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये x बार दे रखा है आपको, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन 25 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 5 into 100, so 5 5s are 25, 5 into 100 500%। ऐसे ही यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन 30 डिवाइडेड बाय 15 which is the mean value into 100, so 15 2s are 30, 2 into 100 200%। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अगर कंपेयर करते हैं, सो कम किधर है, कंपनी बी, कंपनी बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। जहां पर वेरिएशन कम होगा मतलब क्वालिटी उस वाली कंपनी के प्रोडक्ट की बेटर होगी, यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें वेरिएबिलिटी कम है। जो स्टैंडर्डाइज्ड इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं लगभग सारे सैंपल आइटम्स में वही स्टैंडर्डाइज्ड इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, तो जितना वेरिएशन कम होगा उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और उतनी बेटर क्वालिटी होगी। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को चेक करके हमें हमारा फाइनल आंसर देना चाहिए, ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके। इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है पुराना क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, ये क्वेश्चन अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने कराया था, ठीक है, इसको मैंने बस रिपीट किया है आगे का कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस में देखो हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते आए थे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ रहा था, देखो वही मार्क्स हैं, वही क्लास इंटरवल, वही फ्रीक्वेंसी, वही सब कुछ है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम पीछे से निकालते आ रहे थे, 2 आया था। इसी क्वेश्चन में लेट्स फाइंड आउट मीन डेविएशन ऑल्सो, ठीक है। सो मीन डेविएशन जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम जो हम लेंगे एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम द मीन। सो मीन वैल्यू है 4, एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम द मीन जो है वो हमको लेने हैं। सो ये है 2, ठीक है, 2 - 4 इज -2, बट क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन लेने हैं सो माइनस का साइन इग्नोर कर देंगे। सो सिंपली 2 और 4 का गैप कितना हुआ, 2, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 40 × 2 80। 4 और 4 का गैप 0, 6 और 4 का गैप 2, और 2 × 20 40, 8 और 4 का गैप 4, 4 × 10 40। ये आ गए हमारे पास, क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस। मीन डेविएशन निकालते टाइम हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन लेते हैं, वो आ गया, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका सम टोटल आया 160। सो मीन डेविएशन कितना होगा, summation of frequency and absolute deviation values, that is 160 divided by total of frequencies, that is 100, ये आया is equal to 1.6। मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन दिखाना चाहती हूँ। मीन डेविएशन 1.6 आया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4/5 × 2। 2 का अगर 4/5 ले लो तो वो 1.6 आएगा भाई, 4 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6 आता है। सो 2 जो है वो क्या आया था, 2 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया था। सो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, बोला चलो मीन डेविएशन निकालो, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, और डायरेक्टली मैं इन फार्मूलाज को नहीं पढ़ाना चाहती थी ताकि आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये कहाँ से आया फार्मूला। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि मीन डेविएशन की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के 4/5 के बराबर है। अब जो है इसी चीज़ को आगे, इसी कंसेप्ट को आगे इस्तेमाल करके बाकी का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So finally we have to study the ratio between quartile deviation, standard deviation and mean deviation, या कह लीजिए इन तीनों का रिलेशन या रेशियो हमको स्टडी करना है। इनका रिलेशन होता है 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 टाइम्स क्वार्टाइल डेविएशन। बट हाउ, ये अभी मैंने आपको
लास्ट एग्जाम्पल में प्रूव करके दिखाया दैट मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ही अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के देखते, ठीक है, सो क्वार्टाइल डेविएशन आता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये दोनों अपने आप में शॉर्टकट फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों में से एक चीज भी दे दी जाए एग्जाम में तो आप बाकी की दो निकाल सकते हैं। लेट्स से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, या लेट्स से आपको मीन डेविएशन दे दिया, सो मीन डेविएशन की वैल्यू आपको पता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता चल जाएगी तो क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकोगे। सो ये दो शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब मैं जो हूं क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों को आपस में कनेक्ट करना चाहती हूँ। ये दो का कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। सो ये जो है यहाँ पे, इसको मैं दोनों साइड्स को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 2/5 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन, और ये 2/3 इंटू 2/5 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 एंड नीचे 5 3 ज़ा 15, 4/15 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ लिख के। 2/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आया था इज इक्वल टू 4/15 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 3 इंटू 5, नीचे 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया ये। अब ये जो 3 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। सो 6/5 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्यों मैंने इसको 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर लाने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे भी 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है एंड दिस 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना इज इक्वल टू मीन डेविएशन। तो ये तीनों चीजें एक ही इक्वेशन में आ गई। 6/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन। ये तीनों चीजें जो है वो एक ही लाइन में आ गई अब हमारे पास। फिर देखिए और किस तरीके से इनको लिख सकते हैं। 6/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, इज इक्वल टू मीन डेविएशन। खाली फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ले लो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 6 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन। ऐसे ही इन दोनों में देख लीजिए, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5 उधर चला जाएगा तो ये बचेगा 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन। अब दोनों में कॉमन है 5 मीन डेविएशन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 क्वार्टाइल डेविएशन ये रहा इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन एंड दिस 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से ये रिलेशनशिप निकल के आया है। सी, या तो आप इस तरीके से प्रूव कर सको, प्रूव भी क्या किया है, इक्वेशन को इधर उधर घुमा फिरा के लिख रहे हैं। जो मेन दो फॉर्मूलाज हैं वो ये वाले हैं। अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है, तो आप बाकी के फॉर्मूलाज अपने आप डिराइव कर सकते हैं, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इन तीनों का रेशियो निकालते हैं। सो क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का रेशियो यहाँ से कितना आएगा, देखो ये है 6 QD इज इक्वल टू 5 MD, तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन बाय मीन डेविएशन इज इक्वल टू 5 और नीचे इधर आ जाएगा 6। सो क्वार्टाइल और मीन डेविएशन का रेशियो कितना है 5:6। ये देखो ये आ गया 5:6। ऐसे ही 4 स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और इधर 5 को नीचे ले आइए इज इक्वल टू मीन डेविएशन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो 4:5, ये आ गया 4:5। सो यहाँ पे कॉमन क्या है, मीन डेविएशन। हमें तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है। सो कॉमन है मीन डेविएशन, तो ये वैल्यूज को अगर हम एक कॉमन नंबर बना दे तो तीनों एक ही रेशियो में आ जाएंगे। सो 5:6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। सो 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, और 4:5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। सो 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 6 30। अब ये कॉमन वैल्यू आ गई, तो अब हम एक ही उसमें लिख सकते हैं इसको, एक ही लाइन में, क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20 इज टू 24 इज टू 30। ये सब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 10 इज टू 12 इज टू 15। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको जो है सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन किसी की भी वैल्यू दे सकते हैं और अदर की वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं। आपसे ये रेशियो पूछा जा सकता है, आपसे इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक एक प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे. सबसे पहली है स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो व्हेन ऑल द वैल्यूज ऑफ द डाटा सेट आर सेम. अगर डाटा सेट में सारी वैल्यूज सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, जीरो होगा. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, सारी वैल्यूज सेम है 2 2 2 2. ठीक है, तो मीन वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी. x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो, 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 आएगा. सो ऑब्वियस सी बात है पूरा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 0 ही आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आएगा. ये तो प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया न्यूमेरिकली. और वैसे सोचो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो डेविएशन बताता है, स्प्रेड ऑफ वैल्यूज बताता है. यहाँ पे तो सारी वैल्यूज जो है सेम है ना, तो स्प्रेड तो है ही नहीं, स्कैटर्डनेस तो है ही नहीं, वेरिएशन है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आएगा. दूसरी चीज, इट इज नेवर नेगेटिव. क्यों भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस थिंग स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आता है इसके फॉर्मूला में. ठीक है, इसीलिए अगर कोई डेविएशन वैल्यू नेगेटिव होती भी है तो स्क्वायर तो उसका पॉजिटिव ही होगा ना, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता. इट इज ओनली यूज्ड टू मेजर स्प्रेड और डिस्पर्जन अराउंड द मीन ऑफ अ डाटा सेट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपली वैल्यूज दे रखी है और देख रहे हैं कि वो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना है या कितना स्कैटर्डनेस है. नहीं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ती है. ये देखते हैं कि बाकी की वैल्यूज उसके आसपास कितना रिवॉल्व कर रही हैं, तभी हम मीन को स्टैंडर्ड वैल्यू मान के बाकी की सारी एक्स वैल्यूज का मीन वैल्यू के साथ डिफरेंस निकालते हैं. ग्रेटर द स्प्रेड ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन. जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, जितना ज्यादा स्प्रेड या स्कैटर्डनेस होगी, उतना ही ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी. It is based on entire set of observations, which is a very good point. सारी की सारी observations पर based है standard deviation. हम एक एक value का standard mean के साथ deviation निकाल के देखते हैं, तो सारी observations पर based है. Bad thing, it is sensitive to outliers, that is extreme observations. Extreme observations का बहुत ही negative impact पड़ता है standard deviation पे. Example के through देखिए, ये x values दे रखी हैं 5, 10, 15, 20, 25. इसमें एक आउटलायर है 105, बिल्कुल ही एक्सट्रीम हाई वैल्यू है. ठीक है, अब मीन निकालेंगे इनका, तो सम टोटल है 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 6, मीन आया 30. x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, सो 5 माइनस 30 माइनस 25, इसका स्क्वायर 625. 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 दैट इज माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर 400. 15 माइनस 30 that is minus 15 का स्क्वायर 225. 20 minus 30 that is minus 10 का स्क्वायर 100. 25 minus 30 that is minus 5 का स्क्वायर 25. and 105 और 30 का डिफरेंस 105 minus 30 that is 75. 75 into 75 is 5625. so the summation of these deviation values, ठीक है, जो भी आएगा, this would be divided by n, यानी कि नंबर ऑफ आइटम सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स विच इज 6. ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 34 आएगा. बहुत हाई आया है स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 34. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि डेविएशन जो है मीन वैल्यू से कितना है 34. जरा क्रॉस चेक करते हैं, ये x आइटम की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, ये मीन वैल्यू, क्या इनके बीच में 34 का डिफरेंस है? 5 और 30 के बीच में क्या 34 का डिफरेंस है? नहीं, 25. 10 और 30 के बीच में 20, 15 और 30 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 10, 25 और 30 के बीच में 5. ऐसा नहीं होता कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आए उतना ही डिफरेंस आना चाहिए है हर एक वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच में, ऐसा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज उसके आसपास. तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज जो हैं उनका डेविएशन 34 से बहुत कम है अगर स्टैंडर्ड मीन से हम कंपेयर कर रहे हैं तो. यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस एक एक्सट्रीम वैल्यू 105 के कारण हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इतनी हाई आई है. सो विच क्लियरली शोज कि दिस standard deviation is sensitive to outliers, that is extreme observations. Extreme observations का negative impact पड़ता है standard deviation की value पे. It is not much affected by fluctuations of sampling. Example से देखते हैं, 10 में से बच्चों का स्कोर पता लगाना है. ठीक है, तो पूरी क्लास का एक एक बच्चे का स्कोर हम नहीं लेंगे, हमने सैंपल लिया, सैंपल में 4 बच्चे लिए, तो एक के 2 मार्क्स है, एक के 4, एक के 6, एक के 8. मीन आया यहाँ पे 5. x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज निकालेंगे, सो 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर 9. 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर 1.
6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9। सम टोटल करेंगे इसका, डिवाइडेड बाय n करेंगे, सो सम टोटल 20 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 4, इसका रूट ले लेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अच्छा, फिर हमने जो है उसी क्लास के बच्चों में से 4 और बच्चों का सैंपल लिया, सेकेंड सेट ऑफ सैंपल। सो 4 और बच्चों का सैंपल लिया तो उनका स्कोर था, उनके मार्क्स थे 3 5 5 9। सो सेम उसी तरीके से हमने जो है यहाँ पे भी मीन निकाला, डेविएशन वैल्यूज निकाली और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो ये आया है √19/4। नाउ लुक एट द डिफरेंस, ना के बराबर डिफरेंस है, ये 20/4, ये 19/4, और जब रूट ले लेंगे तो डिफरेंस और भी कम हो जाएगा, बिल्कुल ही ना के बराबर होगा। सो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने जो है बच्चों का 10 में से स्कोर जो है, एवरेज परफॉर्मेंस बच्चों की चेक करनी थी, टेस्ट हुआ था, 10 में से बच्चों के जो स्कोर्स आए थे उसको जो है लेके वेरिएबल मान के 2 अलग अलग सैंपल लिए हैं, दोनों में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी पास का आया है। It cannot be used for open-ended distribution. Yes, it cannot be used for open-ended distribution. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में x माइनस एक्स बार करते हैं, x माइनस एक्स बार करने के लिए x वैल्यूज चाहिए हैं, तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो अगर जो है ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट या अपर लिमिट नहीं होगी, तो उसकी मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? और जब मिड वैल्यू नहीं निकल सकती है तो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग सीरीज का निकाला जा सकता है, जैसा कि हमने निकाल के भी देखा एक एग्जाम्पल में। सो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए इट इज अ गुड मेजर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। देखो ये जो कंसेप्ट है ना ओरिजिन और स्केल का, ये हर चैप्टर में हर टॉपिक में आएगा, एंड आई होप कि मैं इतनी बार इसको प्रूव कर चुकी हूँ अलग अलग टॉपिक्स के लिए कि आपको समझ में आ गया होगा। ओरिजिन का मतलब है व्हेन यू आर एडिंग अ कांस्टेंट नंबर और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर फ्रॉम द सीरीज। स्केल का मतलब है जब आप सीरीज के आइटम्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट का मतलब है फर्क पड़ता है, इट इज अफेक्टेड। सो इस तरीके की लाइंस बहुत फेमस है, ये एग्जाम में आ जाती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं, अगर हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड या लेस करते हैं सारे ही वैल्यूज में डाटा सेट के, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उतने का उतना रहेगा, बट नॉट ऑफ स्केल। मतलब स्केल चेंज अगर हम कर देते हैं, अगर हम जो है एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सारी वैल्यूज को, तब हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज होगी, तब स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट होगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नॉट ऑफ स्केल, मतलब स्केल चेंज करने का फर्क स्टैंडर्ड डेविएशन पे पड़ेगा। इस लाइन को ढंग से इंटरप्रेट करना सीख लो, ये बहुत बार आएगी। खैर एग्जाम्पल से मैं इस चीज को प्रूव कर रही हूँ, ये मैं अब प्रूफ कर रही हूँ, आगे इसके बाद जब भी ओरिजिन और स्केल के कंसेप्ट्स आएंगे तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं बार बार प्रूफ करके दिखाऊं हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है। डायरेक्टली भी अगर ये लाइन लिखी होगी तो आई होप आप इसको समझ सकेंगे। सो यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है, मीन आया 5, एक्स माइनस एक्स बार करना है और उसका होल स्क्वायर लेना है, इसका सम टोटल आया 20, नंबर ऑफ आइटम्स 4, इसका रूट ले लिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया है। वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी कि रूट हट जाएगा, इट वुड बी 20/4 दैट इज 5। ये हमारा इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनिशियल सीरीज है। अब चेंज ऑफ ओरिजिन करके देखते हैं। सो चेंज ऑफ ओरिजिन वी आर डूइंग हियर। सो x + 2 कर देते हैं, एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं। सो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10। मीन निकाला, मीन वैल्यू 7 आई। फिर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकाला, इसका समेशन आया 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 4, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना पहले था उतना ही अब भी आया है। अगर यानी कि हमने ओरिजिन चेंज किया, एक कांस्टेंट नंबर हमने सारे वैल्यूज में ऐड किया या हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते तो भी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन उतने का उतना ही आया है। वेरिएंस रूट हट जाएगा इसमें, ये 20/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5।
वेरिएंस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वेरिएंस भी उतने का उतना ही आएगा। अब स्केल चेंज करके देखते हैं। सो दीज आर द एक्स वैल्यूज, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 6 2 12 एंड 8 2 16, इंटू 2 किया है, मीन निकाला 10 आया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डेविएशन वैल्यूज ली, ये सम टोटल आया 80, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स 4, दैट इज 80/4। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 80 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 20 इंटू 4। सो हमारा पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, 20/4। अब हमारा क्या आ रहा है, 20/4 इंटू 4 और बढ़ गया रूट के अंदर, याद रखना रूट के अंदर 4 बढ़ा है, तो एक 4 को अगर मैं रूट के बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 20/4 इंटू 2। तो यानी कि अगर हम स्केल चेंज करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज होगी। और कितनी चेंज होगी, आप जिस नंबर से सारे आइटम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दो, नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 20/4 था, इंटू 2 कर दो, ये नया स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अनदर थिंग, व्हाट अबाउट वेरिएंस नाउ, ठीक है। तो वेरिएंस कितना आएगा इस केस में, देखो तो वेरिएंस सिंपली रूट हटा दो, सो ये 4 और 4 हो जाएगा, कैंसिल दिस 4 एंड दिस 4 वुड बी कैंसिल, रूट हट जाएगा 20, सो वेरिएंस कितना आएगा 20। 20 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ठीक है। सो पुराना वाला वेरिएंस कितना था, 5, ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हुआ है, वेरिएंस भी चेंज होगा, बट कितना। सो पुराना वेरिएंस था 5, नया वेरिएंस है 5 इंटू 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन, नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया था, जिस कांस्टेंट नंबर से आपने सारे आइटम्स को मल्टीप्लाई किया था। बट जब वेरिएंस निकालोगे तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नया वेरिएंस निकालने के लिए पुराने वेरिएंस को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो उसको 2 के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये चीज़ क्लियरली आपको देखनी है। अच्छा, अब हमने जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अभी तक पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मीन होता है। लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन ज़्यादा रोबस्ट मेजर्स है। रोबस्ट मेजर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ काफ़ी हद तक कांस्टेंट रहती है, मतलब ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर आउटलायर्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर भी आउटलायर्स का, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इम्पैक्ट पड़ता है, मीन के ऊपर भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इम्पैक्ट पड़ता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। वेयर एज इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए उनको ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर कहा गया है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कुछ ड्रॉबैक भी है कि मीडियन है, मीडियन के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज का इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटर क्वार्टाइल आई एम अगेन रिपीटिंग, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम जो है बीच का जो 50% डाटा होता है, द सेंट्रल 50% ऑफ द डाटा, उसका रेंज निकालते हैं, तो उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियन इज़ द मिडिल नंबर, उसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनको ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर बोला गया है। बट एट द सेम टाइम दे बोथ हैव अ ड्रॉबैक। इनका ड्रॉबैक क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। भाई स्टार्टिंग के और एंडिंग के 25% ऑफ द डाटा को आप हटा देते हैं, ऐसे ही मीडियन भी सिर्फ मिड वैल्यू है, इट इज़ ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसीलिए प्रैक्टिकली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि भले ही इनमें एक कमी है कि आउटलायर्स इनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, फिर भी क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन से ज़्यादा होता है। हालांकि जब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज हों, जिसमें आउटलायर्स हों, ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनके लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन ज़्यादा बेटर रहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अनदर थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालें। ये भी जो है शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बोला गया कि पहले 10, पहले 20 या पहले 50 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो क्या एक एक नंबर लिख के फॉर्मूला लगा के निकालोगे, नहीं। देयर इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर दिस विच इज़ दिस, √n² - 1 डिवाइडेड बाय 12। बट ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको डिराइव करते हैं।
सो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लिख लिया हमने, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पढ़ाए थे सम टोटल ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, सो सम टोटल ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा एक्स क्या है, समेशन ऑफ एक्स नंबर्स, समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। वो फॉर्मूला बस यहाँ पे लिखा है, ये वाला एन एज इट इज कॉपी हो गया, ये स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो गया। ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो सिंपली वो फॉर्मूला लिख दिया और ये वाला n एज इट इज कॉपी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस n एंड दिस n वुड कैंसिल आउट, दिस n एंड दिस n वुड ऑल्सो कैंसिल आउट। मैं रूट नहीं लगा रही हूँ, सीधे बाद में लगा दूंगी, ठीक है, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। अभी मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, इसको ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 2n प्लस वन और नीचे ये बचा 3 माइनस एक n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर आ गया, और क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसीलिए एक n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 अंदर बचेगा, इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, दैट इज 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, सो 2 2 ज़ा 4n प्लस 2 माइनस 2 3 ज़ा 6, सो माइनस 3n माइनस 3। ये माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे आया, ये माइनस पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों चीज़ें, दोनों n भी और 1 भी माइनस में हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3n एंड 3। ये हो गया इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 4n माइनस 3n दैट इज n, 2 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। सो n प्लस वन इंटू n माइनस वन, ये तो फॉर्मूला ही होता है कि ये इक्वल टू n स्क्वायर माइनस वन होता है, और 2 इंटू 6 दैट इज 12। आगे रूट लगा देंगे। और अगर आपको ये चीज़ भी नहीं क्लियर हुई हो तो मैं यहाँ पे इसको भी डिराइव कर देती हूँ, n प्लस वन इंटू n माइनस वन, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू माइनस वन दैट इज माइनस n, प्लस वन इंटू n दैट इज प्लस n, प्लस वन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस वन। सो माइनस n एंड प्लस n कैंसिल, कितना बचा है, n स्क्वायर माइनस वन। सो n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12, इस पूरे का रूट, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। देखो, मैं आपको काफ़ी चीज़ों का डेरिवेशन एंड ऑल सिखाती हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूफ करके दिखाती हूँ, वो इसलिए ताकि आप समझ सकें। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आप एग्ज़ाम में हैंड टू हैंड डिराइव कर पाएंगे, उसको याद मत करो। अब जैसे ये फॉर्मूलाज है, ये तो वहाँ आप डिराइव करने नहीं बैठोगे, इसको याद कर लेना। ठीक है, जो स्केल वाली और ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो हर टॉपिक में है, ठीक है, उसको याद कर सको तो याद कर लेना, नहीं तो 4 नंबर 2 4 6 8 एग्जाम्पल लेके निकाल के देख लिया करो। जैसे मैं आपको जो प्रूफ करके दिखाती हूँ, उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी कंसेप्ट जो है वो ओरिजिन और स्केल पे डिपेंडेंट है या नहीं है। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर विश। आप चाहें तो वहीं पे प्रैक्टिकली छोटा सा एग्जाम्पल साइड में करके देख लें अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती हो तो, और या फिर आप याद कर लें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So another important thing, that is the difference between sample variance and population variance. वैसे तो देखिए सैम्पल और पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला सेम ही है, बट देर आर माइन्यूट डिफरेंसेस जिसको अब हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पॉपुलेशन और सैम्पल में क्या फ़र्क था। यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब हमारी जो पूरे देश है उसके सिटीजन से नहीं है। यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब है हमारी टारगेट ऑडियंस से जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होती है, कई बार इनफाइनाइट भी होती है, इसीलिए टू सेव टाइम एंड कॉस्ट हम लोग सैम्पल लेते हैं। ठीक है, लेकिन सैम्पल से हम लोग जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ निकालते हैं उसको हम अप्लाई तो पूरे पॉपुलेशन पे ही करते हैं। सो ज़रूरी है कि हमारे जो भी
सैंपल के डाटा से स्टैटिस्टिकल वैल्यूज निकल के आए, वो हमारी पॉपुलेशन को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सके। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले अब हम जो है फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस, या कह लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें सबसे पहले तो सिंबल का डिफरेंस रहेगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएंस होगा तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, न्यूमरेटर में फॉर्मूला सेम रहेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये है सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। दोनों में ही एक्चुअल मीन वैल्यूज को माइनस किया जा रहा है। फर्क इतना है कि जो पॉपुलेशन मीन होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करके अगर हम मीन निकालते हैं तो उसको म्यू बोलते हैं, और अगर हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करके मीन निकाल रहे हैं तो उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतने माइन्यूट डिफरेंसेस हम नहीं देखते हैं। हम लोग नॉर्मली एक्स माइनस एक्स बार लिख देते हैं और आगे जो है सिग्मा का साइन लगा देते हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क है दोनों में मेजर, वो है डिनोमिनेटर में। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाला जाता है तो n से डिवाइड करते हैं, जो कि अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में करते हुए आए थे। सैंपल का निकाला जाता है तो हम n-1 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों, ये चीज अब आपको समझनी है। वाई सैंपल वेरिएंस इज डिवाइडेड बाय n-1। एक छोटी सी बात देखिए पहले। 5 एक नंबर है न्यूमरेटर में, मैंने डिनोमिनेटर में उसको 5 से डिवाइड किया। लेट्स से ये n है, और यहाँ पे मैंने 5 n-1 यानी कि 5-1 दैट इज 4 से डिवाइड किया। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे 1 आएगी और यहाँ पे 1.25 आएगी। वैल्यू कहाँ पे ज्यादा आई, यहाँ पे ज्यादा आई। तो जहां पर हम n-1 से डिवाइड करते हैं, n-1 एक नंबर कम हो गया, ठीक है। तो जहां पर हम n-1 से यानी कि डिनोमिनेटर में एक नंबर कम से डिवाइड करेंगे, वहां पे ओवरऑल वैल्यू जो है ज्यादा निकल के आएगी। यानी कि हम सैंपल वेरिएंस की ज्यादा वैल्यू लाना चाहते हैं। सीधा सीधा सा बिल्कुल अगर लॉजिक है तो वो यही है कि हम सैंपल वेरिएंस की ज्यादा वैल्यू लाना चाहते हैं, इसीलिए हम जो है n-1 से डिवाइड करते हैं। लेकिन हम सैंपल वेरिएंस की वैल्यू पॉपुलेशन वेरिएंस से ज्यादा क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जब हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर समय हमारी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव ही हो। तो सैंपल से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे जो हम वेरिएंस निकालते हैं, बहुत बड़ा चांस होता है कि वो वेरिएंस बायस्ड हो और वो पॉपुलेशन वेरिएंस को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। इसीलिए सैंपल वेरिएंस को अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाने के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस का हम जो है n-1 से डिवाइड करते हैं, ताकि उसकी वैल्यू ज़्यादा आए और वो पॉपुलेशन वेरिएंस को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। भाई पूरी पॉपुलेशन पूरी टारगेट ऑडियंस से डाटा कलेक्ट करेंगे नहीं, सैंपल वेरिएंस ही लेंगे, बट सैंपल वेरिएंस हम चाहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट करे। उसको अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाने के लिए ही हम n-1 से जो है डिवाइड करते हैं। दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। यही चीज देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, n-1 इज अ स्मॉलर अमाउंट देन n, ठीक है। जब हम एक स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर निकल के आएगा, ठीक है। और सैंपल वेरिएंस जब ज़्यादा निकल के आएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर हो। बट another question that arises is, यार ऐसा क्यों होता है कि सैंपल वेरिएंस को हम मान के चल रहे हैं कि सैंपल वेरिएंस कम ही निकल के आएगा? ऐसा क्यों? उसका ये कारण है सेकेंड वाला। इसका मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहले तो आप ये समझो, लेट्स से एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। आपने सैंपल में 10 स्टूडेंट्स का स्कोर लिया, ठीक है। बच्चों का टेस्ट हुआ, उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, स्कोर उनका जो आया टेस्ट में वो लिया आपने। तो आपने 10 बच्चों का स्कोर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, 10 बच्चों के स्कोर में वेरिएंस ज़्यादा आएगा या 100 बच्चों के स्कोर में? ऑब्वियस सी बात है 100 बच्चों के स्कोर में वेरिएंस ज़्यादा आता। भाई 100 बच्चों का स्कोर कितना वेरीड होता, कितना स्प्रेड आउट होता। कंपैरेटिवली 10 बच्चों का स्कोर शायद इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हो। तो ज़्यादा चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर सिचुएशन में ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जब हम 10 बच्चों के सैंपल से वेरिएंस निकालें तो वो वेरिएंस वैल्यू कम आए एज कंपेयर टू जब हम 100 बच्चों के स्कोर्स का वेरिएंस निकालते, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम जिस डाटा से वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू उसी डाटा के आसपास आती है, मतलब काफ़ी क्लोज होती है, और वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है। इसका भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 10 बच्चों का स्कोर लिया, सो लेट्स से किसी के आए थे 30 नंबर, किसी के 40 थे, किसी के 55 थे, किसी के 60 थे, किसी के 42 थे, किसी के ये हो गए 5, तो 5 और बच्चे लेने हैं, तो किसी के 45 थे, किसी के 65 थे, किसी के 70 थे, किसी के 20 थे, किसी के 10 भी थे, ठीक है।
ये 10 बच्चों का सैंपल लिया हमने, आप देख सकते हैं वैल्यूज़ जो है यहाँ पर 70 तक रही। लेकिन 100 बच्चों की क्लास में भाई 2 बच्चे ऐसे थे जिनका 90 और 95 का स्कोर था, एक बच्चे का 100 का स्कोर भी था। वो तीनों ही बच्चे जो है इस 10 के सैंपल में नहीं आए। ठीक है, अब अगर ये 90, 95, 100 ऐसे स्कोर्स भी हम इंक्लूड करते हैं तो वेरिएंस ज़्यादा आता हमारा। लेकिन क्योंकि हमने केवल 10 बच्चों का सैंपल लिया और चांस की बात है कि उस, और चांस क्या, बहुत बड़ा चांस है कि भाई उस 10 बच्चों के सैंपल में ये 3 बच्चे हाईएस्ट स्कोरर वाले नहीं आए और ये बच्चे इसमें नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएंस कम निकल के आएगा। तो यानी कि हम जिस सैंपल के डाटा सेट से वेरिएंस की वैल्यू निकालते हैं, हमारा वेरिएंस उसके अकॉर्डिंग ही आता है। और अगर हम पूरी पॉपुलेशन से, यहाँ पे हमारी पूरी पॉपुलेशन थी क्लास के 100 बच्चे, अगर इन सबका डाटा लेके हम वेरिएंस निकालते तो थोड़ा ज़्यादा आने का चांस होता। So you need it because sample mean is closer to the data than the population mean is. हम जिस sample values में से variance निकाल रहे हैं, हमारा sample variance उसी के आसपास आएगा. An estimate from the data will be close to the data. The sample mean is closer to the data so that the squared deviation tends to be too small. ये जो squared deviation है, मतलब ये जो formula से जो value निकल के आएगी, जो variance निकल के आएगा, बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अगर हम पूरे 100 बच्चों का लेते हैं। तो इसीलिए जो सैंपल वेरिएंस निकल के आता है वो ज़्यादातर कम होता है। तो उस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग n-1 से डिवाइड करते हैं ताकि सैंपल वेरिएंस ट्रूली पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर सके। इसके देखिए इस चीज़ के बहुत सारे रीजन है कि n-1 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। फिर एक है कि n-1 ये करेक्शन फैक्टर होता है, इस करेक्शन फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बात वही है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ये वेरिएंस का लिख रही हूँ, रूट लगा दूंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, मैं वेरिएंस लिख रही हूँ। करेक्शन फैक्टर n-1, सॉरी अभी पॉपुलेशन वाला नीचे n ही लिखो, है ना। तो ये n और n कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा n-1, तो ये n-1 आ जाएगा फॉर्मूला में। सो बेसिकली जो पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला होता है उसको n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो करेक्शन फैक्टर है हम इस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम इस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे, सिंपली जो है n-1 बचेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे बोले कि हम पॉपुलेशन वेरिएंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला अगर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक बायस्ड एस्टिमेटर है, ये कम एस्टिमेट देता है वेरिएंस का, तो इसमें सुधार लाने के लिए हम जो है करेक्शन फैक्टर n डिवाइडेड बाय n-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n कैंसिल आउट हो जाता है, डिवाइडेड बाय n-1 बचता है। इसके अलावा और भी एक्सप्लेनेशंस है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है समझने के लिए और इसके बहुत सारे रीजन है, मैं सारे समझाती जा रही हूँ। अनदर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जाम्पल समझो इस चीज़ को भी। लेट्स से 4 आइटम है, ठीक है, और उनका जो है मीन है, उनका मीन है लेट्स से 4 आइटम्स का मीन है 10, ठीक है। तो सम टोटल कितना होगा, ये मीन वैल्यू है, ये नंबर ऑफ आइटम्स है, ये n है, n इज इक्वल टू 4 और इनका मीन आया है 10। तो इनका सम टोटल कितना आएगा, इनका सम आना चाहिए 10 इंटू 4 दैट इज 40। अब आपको बोला गया है आप कोई भी ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करो, लेकिन उनका मीन जो है वो 10 आना चाहिए। तो हमने ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करी, तो पहली ऑब्जर्वेशन 5 आई, रैंडम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम किसी भी चीज़ की, मान लो पहली ऑब्जर्वेशन 5 आई, दूसरी 10 आई, ठीक है, तीसरी जो है वो 15 आई, चौथी ऑब्जर्वेशन आप रैंडमली नहीं ले सकते। अगर पहले से आपको बोला गया है कि मीन वैल्यू 10 है और आपको ऑब्जर्वेशन इस तरीके से लेनी है कि मीन वैल्यू 10 ही आए, तो आपके पास इतना फ्रीडम नहीं है कि आप चारों वैल्यूज रैंडमली सेलेक्ट कर सकें। अगर पहली वैल्यू 5 है, दूसरी 10 है, तीसरी 15 है, तो इनका सम टोटल कितना हो गया 30, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है चौथा नंबर 10 ही होना चाहिए है, चौथा नंबर 10 होगा तभी इनका सम टोटल 40 होगा, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तभी तो 10 हमारा मीन आएगा। यानी कि हमारे पास फ्रीडम कितनी वैल्यूज का था, 3 वैल्यूज का फ्रीडम था। हमारे पास फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज को चुनने का था, चारों का नहीं।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी न्यू कि ये जो है मीन वैल्यू है और इसके बराबर का ही हमको लाना है। सो यही यूजुअली स्टैटिस्टिक्स में होता है कि यार पॉपुलेशन वेरिएंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते लेकिन एस्टिमेट लगा सकते हैं। सैम्पल वेरिएंस के थ्रू हम पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टिमेट लगाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सैम्पल वेरिएंस कहीं ना कहीं पॉपुलेशन वेरिएंस जितना या एटलीस्ट उसका अप्रॉक्सीमेशन हो। ठीक है, तो कहना ये है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम कितने आइटम्स को चूज करने का था, n-1, टोटल 4 आइटम, तो 4 में से 3 तो चूज कर सकते थे। सो n-1, 4-1, 3 आइटम्स चूज कर सकते थे। तो जितने आइटम्स रैंडमली चूज किए जा सकते हैं, जितने आइटम्स इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट किए जा सकते हैं, सिर्फ उतनी ही हमारे जो है फॉर्मूला में जाने चाहिए हैं, तभी n-1 से डिवाइड किया गया है। जितने आइटम्स को इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ उतने ही आइटम्स को हमारे फॉर्मूला में जाना चाहिए है। ये बहुत ही वेग और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन है जो आपके क्या कभी कभी मेरे भी दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जहाँ पर भी जिस भी किताब में ये इतनी डीप एक्सप्लेनेशन लिखी होती है ना, वहाँ पे भी साथ में ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, मतलब इन चीज़ों के कोई 100% प्रूफ नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर ये चीज़ें बताई भी नहीं जाती, पढ़ाई भी नहीं जाती है। एंड लास्ट इज बेसल्स करेक्शन। ये एक बहुत बड़ा जो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, जिसका अंत रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ। अंत रिजल्ट ये आता है कि बेसल करेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा बायस्डनेस है सैम्पल वेरिएंस में। ठीक है, और अगर हम n-1 से डिवाइड करेंगे तो वो जो है अप्रोप्रिएट हमको निकाल के देगा पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टीमेट। आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, यार n-1 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, n-2 से कर लो और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, n-3 से डिवाइड कर लो और भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, वाई ओनली n-1? आपके क्या, मेरे दिमाग में भी ये बात आती है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर हम n-2 n-3 लेंगे तो फिर वो ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन भी नहीं करना है। सो बेसल्स करेक्शन जो है एक बहुत बड़ा मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से डिराइव किया गया ये वैल्यू है n-1। ठीक है, कि यही करेक्शन फैक्टर है, n-1 से ही डिवाइड करेंगे तो सैम्पल वेरिएंस वुड बिकम एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। सो आई होप दिस इज क्लियर, ऑल दीज आर द रीजंस। अब आप जो है मेरे से अगर इनके पीछे के और भी सॉलिड प्रूफ पूछोगे तो मैं क्या कोई किताब भी नहीं दे पाएगी, इसके कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है, यही सब चीज़ें हैं सिर्फ। अनदर थिंग, अब आप ये सोचिए कि हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस वगैरह लगाए उन सब में तो हम नॉर्मली लिख रहे थे सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो सबसे पहली चीज़ तो हम म्यू लिख रहे हैं या हम x बार लिख रहे हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम फॉर्मूलाज को ऐसे ही लिखते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर स्पेसिफिकली कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि बेटा सैम्पल वेरिएंस निकालो तभी n-1 से डिवाइड करना, वरना n-1 से डिवाइड नहीं करना है, हम अपना नॉर्मल फार्मूला ही लेके चलेंगे। और ऊपर भी ऐसा नहीं है कि म्यू लिख के चलो, नहीं, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, ऐसे ही हम फॉर्मूला में लिखते हैं, ऐसे ही हम वैल्यूज पुट करते हैं। कभी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया हो कि भाई पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है, सैम्पल वेरिएंस की बात हो रही है, फिर आपको मैंने जो डिफरेंसेस बताए हैं आप उन पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज नहीं। एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला जाए कि बताओ सैम्पल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, फिर n-1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि n-1 से डिवाइड होगा सैम्पल वेरिएंस, ये सिर्फ वेरिएंस में ही अप्लाई करना है। ऐसे नहीं आप बोलो सैम्पल मीन निकाल रहे हैं तो उसमें भी सिग्मा x डिवाइडेड बाय n-1 कर देते हैं, इतना दिमाग जो है नहीं लगाना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये चीज़ बता रही हूँ, तो यहीं पर ये चीज़ अप्लाई होगी, अगर कहीं और अप्लाई होनी होगी तो वो आपको बताई जाएगी। अदरवाइज बाकी सब केसेस में फॉर्मूला सेम ही चलेंगे सैम्पल और पॉपुलेशन वाले। वन मोर थिंग, तो एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा x माइनस एक्स बार वाला, अब ये दूसरा इस तरीके का फॉर्मूला भी होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन n होल का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसी में रूट लगा देते हैं। तो उससे सैम्पल वेरिएंस का ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, हम इनटू करेंगे करेक्शन फैक्टर से, डायरेक्टली इसमें n-1 नहीं लिखेंगे नीचे, इंटू n डिवाइडेड बाय n-1 करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये वाला टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो n और n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। फिर जब ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन n पूरे का स्क्वायर है, तो मतलब नीचे ये n स्क्वायर होगा, तो एक n और इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक n फिर भी बचेगा, तभी यहाँ देखो फॉर्मूला में ये n एज इट इज आएगा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये n, एक n बचेगा क्योंकि यहाँ पे ये n स्क्वायर था तो एक ही n कैंसिल हुआ, और बाकी ये 1 बाय n-1 ये कॉमन का बचा। इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है। ठीक है,
सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिए मैंने आपको कि क्यों सैम्पल वेरिएंस को n-1 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यही सारे इसके जो है लॉजिक्स बताए जाते हैं। ये सारे ही लॉजिक्स कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, थोड़े वेग हैं, ठीक है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो यूजुअली इतना ही आएगा कि भाई सैम्पल वेरिएंस क्या होता है, तो हम उसमें n-1 से डिवाइड करते हैं। क्यों n-1 से डिवाइड करते हैं? टू मेक इट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, या फिर टू गिव वन लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरीके के आंसर्स होंगे वहाँ पे हमारे। So I hope all these things, all these topics are clear. Thank you.